साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों श्रृंखला हम लोग करने जा रहे हैं और ये परीक्षा आयोजित हो चुकी है EMRES एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, जो कि PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आयोजित हो चुकी है। इसमें हिंदी, NEP और शिक्षण अभिरुचि तीनों के प्रश्न हैं। तो आज हम लोग इसमें केवल हिंदी वाले प्रश्नों को देखेंगे और लास्ट में अगर समय बचता है तो हम शिक्षण अभिरुचि और NEP के भी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। उसके पहले आप सबको बता दें कि यह श्रृंखला उत्तर प्रदेश में तैयारी करने वाले TGT, PGT, ELT गेट और GRC प्रवक्ता के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, खास करके जो हिंदी वाला सेगमेंट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था और क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना अगर आपने सही किया है तो आपका चयन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको थोड़ी सूचना दे दे कि आप सबको क्रिसमस पर भारी छूट मिल रही है। यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र और यूजीसी नेट हिंदी सहित यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सारे विषयों में यूजीसी नेट में आपको 40% की छूट मिल रही है और यहां पर 20 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है साथियों, चलिए अगले सूचना पे चलते हैं। इसके अलावा ये हमारी टीम है जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर करवा रही है। साथियों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से आप लोगों के जवाब का इंतजार है। चलिए, सबसे पहला जो है यहां पर राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा संकल्प यहां पर 1968 है, यहां जबकि 65 दिया है। राजभाषा अधिनियम सही है, राजभाषा ये सब सही है। तो यहां पर जो राइट आंसर था वो था 1968 होना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो यहां पर भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक का मतलब होता है पहला तार सप्तक जो कि 1943 से शुरू होता है। तो अनाम गिरि प्रभा भारत भूषण विलास, ये इसमें 7 लोग थे। तार सप्तक इसमें केदारनाथ सिंह को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसमें राइट आंसर केदारनाथ होंगे। सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियत रचित नियमों से, ना तो नीति सेविका ना तो चटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसे फूलों का कला लोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। यह प्रश्न काफी चर्चित, काफी महत्वपूर्ण है और ज्यादातर लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। दरअसल यहां पर कला किसकी चर्चा की गई है? कला और ज्ञान की चर्चा की गई है। कला और ज्ञान का समन्वय किया गया है और ये किसने किया है? तो ये दिनकर जी ने किया है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रघुवीर सहाय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है? नगेंद्र ने। और यहां पर नाट्यशास्त्र अगर पूछता तो भरत मुनि सही होते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना नहीं है, जिंदगी और गुलाब के फूल, और यह रचना किसकी है? उषा प्रियंवदा की है। उषा प्रियंवदा की यह रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कब किया था? तो 14 सितंबर 1949 को इस राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तो गद्यांश है। तो गद्यांश भाई आप लोग वैसे समझ नहीं आएगा तो गद्यांश आप देखिएगा। आपको मैं टेलीग्राम पे गद्यांश के जो उत्तर हैं वो भेज दूंगा, तो वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला यहां पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? पूछा गया है आपसे कि बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो यहां पर सहनशीलता जो है वह बौद्धिक विकास का तत्व नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? दरअसल ये हिंदी वाला प्रगतिवाद नहीं है, एक दर्शन है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद ये मानता है कि अगर बच्चे को शिक्षित करना है तो उसको अपने ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, स्वयं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो खुद अपना विकास कर लेगा। ये प्रगतिवाद की थ्योरी है। तो स्वयं यहां पर कहीं ऑप्शन नहीं है, शिक्षक होगा नहीं, समाज होना है प्रधानाचार्य, तो यहां पर बच्चा मेरे अनुसार राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं के ऊपर कहते हैं कि स्वयं के ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये छोड़ देते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चों के लिए कोई काम की चीज नहीं है। यहां पर एक छात्र के औसत अंकों की गणना किससे की जाती है? तो समानांतर माध्य से की जाती है, बीच की गणना समानांतर माध्य से की जाती है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को क्या होना चाहिए? वास्तविक जगत पर छोड़ना चाहिए या फिर अमूर्त ज्ञान पर, समाज पर या अभ्यास पर? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो यहां पर वास्तविक जगत के ऊपर, रियलिज्म पर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? तो देखिए भैया, इसका सवाल, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। प्रभावशाली शिक्षण में क्या बाधक है? क्या बाधक है? नियोजन है, विषय वस्तु का विश्लेषण है, निरंकुशता है या निश्चित उद्देश्य? ये जो सीडीपी वाले क्वेश्चन है ये उसी का एक अंग है। तो सीडीपी वाले क्वेश्चन छोड़ना हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हिंदी वाले छात्रों के लिए काम के नहीं, खास करके जो यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं। ठीक है, यहां पर डिजिटल प्रौद्योगिकी ये भी छोड़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी क्वेश्चन छोड़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग में असंगत है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास, भागीरथी सदाराम फुल्लोरी। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब लेते हैं। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसका मुझे लगता है कि आप लोग जवाब देंगे। तो आदर्श दंपति मेहता लज्जाराम शर्मा, ठीक है, तो मेहता लज्जाराम शर्मा इसके राइट आंसर होंगे। मेहता लज्जाराम शर्मा। देखिए जो लोग शर्माते हैं वो क्या होते हैं? समाज की नजरों में आदर्श दंपति होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श दंपति हो जाएगा। हिंदी नवरत्न समालोचना 1913 में मिश्र बंधुओं ने, ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने 1913 में निकाला था हिंदी नवरत्न, और इसमें हिंदी साहित्य के 9 कवियों को नवरत्न की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, फिर निराश क्यों? तो भैया फिर निराश क्यों गुलाब राय की रचना है, बाकी इनकी सारी रचनाएं हैं। 3 ही निबंध लिखकर ये साहित्य जगत में अमर हो गए थे। इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है? संयुक्ता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास, हिंदी कालिदास की आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां पर यह असंगत युग्म है, बाकी सब सही है। कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद की है, आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृति और कृतिकारों के युग में संगत है? छायावाद नामवर सिंह की कृति है, एकदम सही है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, यह भी इनकी सही है। मुक्तिबोध की प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की रचना है। यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र, ठीक है। तो यहां असंगत युग्म आपको छांटना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र। तो यहां पर ये राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से आरंभ किया था? तो राइट आंसर होगा 1903 में। 1900 से 1920 तक जो है ये पत्रिका चलती है, लेकिन 1903 से इन्होंने इसका कार्यभार संभाला था इलाहाबाद से। रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है अर्धनारीश्वर। अब यहां देखिए, अर्धनारीश्वर जो है ये 2 लोगों की कृति है, एक तो निबंध है और एक ही उपन्यास है। बाकी हिंदी साहित्य और संस्कृति ये सारी चीज यहां पर है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अर्धनारीश्वर जो रचना है वह किसकी है। निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामविलास शर्मा भी हैं, नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान भी हैं, लेकिन यहां रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा आ गया था। तो उन्होंने किसका विरोध किया था? तो उन्होंने क्रोंचे का जो अभिव्यंजनावाद है मुख्यतः उसका विरोध किया था। तो मेरे अनुसार उत्तर क्रोंचे होना चाहिए, लेकिन इन तीनों का भी उन्होंने विरोध किया था। अब देखिए ऑप्शन कौन सा माना जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर कहेगा तो क्रोंचे होगा। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल।
अगला प्रश्न है, चिरदग्ध दुखी या वसुधा आलोक मांगती तब भी तुहिन बरस दो कन कन या पगली सोए तब भी। ये किसकी रचना है? तो आप लोग को कमेंट करके जल्दी जवाब देखना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इसका दे सकते हैं। चलिए फटाफट दीजिए। देखिए ये रचना बहुत ही प्यारी रचना है। ये आंसू से ली गई रचना है और आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। तो कविता जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति आंसू से ली गई है। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढूंगी पीड़ा में, तो पीड़ा और दुखवाद जो है वो महादेवी वर्मा के यहां मिलता है। कौन सा दुखवाद मिलता है? बौद्धिज्म का दुखवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, नामवर सिंह है। निम्नलिखित पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता। तो इसमें विशेषीकृत पत्रकारिता इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब पत्रकारिता के अंग हैं। निम्नलिखित में कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो यहां पर पक्षधरता नहीं होती, निष्पक्षता होती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? चलिए फटाफट बताइए। कोसी की घटवार, कर्मनासा की हार, समर्पण या दाज्यू? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। जल्दी से बताइए, दाज्यू किसकी रचना है? शेखर जोशी की दाज्यू कहानी है। कर्मनासा की हार, कोसी की घटवार, समर्पण कहानी किसकी है? समर्पण कहानी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई मेरे हल कराने का? जब इंटरेस्ट नहीं तो कहिए बंद कर दें। समर्पण कहानी किसकी है? चलिए तो कुछ तो कमेंट करिए भाई। दाज्यू इन्हीं की है। क्या मैं ही सब बता दूं? कर्मनासा की हार किसकी रचना है? यह रचना है शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, रचना किसकी है? यह रचना है शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना था? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। परिंदे को उन्होंने हिंदी की पहली कहानी माना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब यहां पर है कि चार चंद्रलेख में लेखक ने 13वीं 14वीं शताब्दी के सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण किया है। पुनर्वा में मध्यकालीन परिवेश है। अनामदास के पोता में रैक मुनि आख्यान है। बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिंद्रावेशन की गुंजाइश नहीं है। तो कोई भी कृति ऐसी होती है जिसमें आलोचना ना हो सके, ऐसा तो होता ही नहीं है। यहां पर होती है, मतलब ये डी ऑप्शन। फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। परती पर कथा, मैला आंचल, जुलूस और पलटू बाबू रोड। ये रचना की डेट तो आपको याद ही करनी है। मैला आंचल, क्योंकि ये एक ही रचना लिखकर इतनी महत्वपूर्ण ये अमर हो गए। उसके पहले जो रचना है 1957 की है, परती पर कथा। मैला आंचल 1954 की रचना है और ये 1965 की है और ये 1979 की रचना है। तो परती पर कथा 1957, मैला आंचल 1954, जुलूस 1965, पलटू बाबू रोड 1979। तो पहली रचना मैला आंचल होगा और दूसरी रचना कौन सी होगी? परती पर कथा होगी। तो मैला आंचल, परती पर कथा, फिर आता है पलटू बाबू रोड नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा।
जो राइट आंसर होगा, मैला अचल 54 का है, प्रति प्रकथा 1957 का है, जुलूस 1965 की रचना है और पलटू बाबू रोड 1979 की है। तो आप अपने अनुसार इसको सेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? मनोरंजन करना, सार्वजनिक हित में अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना, निगरानी करना या सूचना देना। तो भैया आप ये जान लीजिए कि जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं छपते हैं उनका जो भी फायदा होता है वो एड से होता है, वैसे उनको कोई फायदा नहीं होता। अगर वो केवल व्यावसायिक मुनाफा कमाने के लिए काम करेंगे तो उसमें निष्पक्षता या जनपक्षधरता नहीं रह जाएगी। निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है, एक अर्थी, बाकी विधि का कई अर्थ होता है, मुद्रा मत का। भ्रांति जो शब्द है इसका केवल एक अर्थ होता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। तद्भव शब्द नहीं है तो राय भी है, आग भी है, आन भी है, जबकि कार्य जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अव्ययी भाव समास है? तो यहां पर राज का पुर, ठीक है, प्रजा का पति, आशा में तीत, आशा का तीत यहां पर, लेकिन यथा स्नान है। यथा जो है ये अव्यय है और अव्यय होने की वजह से अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं। बहुत मस्त प्रश्न पूछ लिया गया था। रेखा धन, रेखांश, सिंधु धन, उर्मी, कल्प धन, अंत, यहां पर सत धन आनंद है तो यहां पर ये स्वर संधि न होकर ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। यहां अगर अत्यंत की बात करें तो अत्यंत यहां पर प्रविशेषण है और विषैला की बात करें तो यह विशेषण है। अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन सा नीचे अंडरलाइन किया गया था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है तो लिखा लोटा का लोटे हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, रस्सी का रस्से नहीं होता है, बच्चा का बच्चे हो जाएगा। तो यहां सी ऑप्शन गलत है। पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो देखिए मैना को कहां रख देंगे आप? उसको रिक्शा पर बैठाकर घुमाएंगे। मैना को रिक्शे पर बैठा घुमाएंगे तो बहुत खुश रहेगी। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकिशन सोन रिक्शा। यहां पर निम्नलिखित में से राहु सांकृत्यायन का संस्मरण नहीं है। बचपन की स्मृतियां, सहयोग के मेरे यात्री जिनका मैं कृतज्ञ हूं, 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट। तो यहां यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। इन्हें 20वीं शताब्दी का बाण भट्ट कहा जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, बाकी सब है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में गोदान की नारी पात्र हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि गोदान का नारी पात्र कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग जवाब देंगे हमें। संज्ञा शब्दों में संगत है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हाँ ठीक है, जिसका बहुवचन हो जाए वो जातिवाचक है। नदी का नदियां हो गए। सच्चाई भाववाचक है। बचपन, बचपन का मतलब है बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाव है, ये जाति नहीं है। तो यहां पर असंगत है सी। निम्नलिखित में संगत युग्म है। कला का जोखिम कुबेर नाथ राय, रचना के बदले रमेश चंद्र शाह, जीप पर सवार इल्लियां, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये, जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे तब तो मजा आएगा प्रश्न कराने में, अन्यथा फिर लगेगा कि यार आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कला का जोखिम ये दरअसल निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा की रचना है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध, इतने पास अपने, कुंवर नारायण, गीति का निराला, आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय। देखिए ये प्रश्न पीछे पूछा गया था, यहां संगत असंगत में पूछ लिया गया है। तो एक प्रश्न को आप देखिए तो 2 बार पूछ लिया गया है। तो यहां पर इतने पास अपने, ये शमशेर बहादुर की रचना है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो यहां पर यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर संगत युग्म छांटना है। नाला का नाली हो गया, चीटा का चीटी हो गया, महाराज का महाराजन होगा, मामा का मामी हो गया। तो महाराजिन होता है, महाराजिन। तो यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा कृत के रचनाकार कौन है? तो यहां आप सब जानते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उदय भान, चरित, इंसा, अल्लाह खां, मुंतख,
बुत्तवारीख, मुंतख बुत्तवारीख, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, पद्म पुराण सदाल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल। तो यहां उदय भान चरित का एक नाम और है। आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। दरअसल ये रचना लल्लू लाल की है। रचना किसकी है? लल्लू लाल की है। और उदय भान चरित का दूसरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए उदय भान चरित का दूसरा नाम। थोड़ा कमेंटवा करो मर्दे, हैं? एकदम रजाई में लगता है सुतल पड़े हैं, एकदम सोए पड़े हैं? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और वन तुलसी की गंध। फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। तो भैया अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, पथ के साथी, वन तुलसी की गंध नहीं है। वन तुलसी की गंध किसकी है? हाँ, अब दमदारी से आप लोग कमेंट करें हैं। अरे आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग शेर हो, शेरनिया हो, हाँ? लेकिन जब तक आपको याद नहीं दिलाओ तब तक ऐसे अरे ठीक है कमेंट कर ही देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो एकदम सही बात है सर, नाम तो बोलो। चलिए, धीर सिंह ने एकदम सही जवाब दिया है। सुशीला ने रानी केतकी की कहानी भी जवाब दिया था, और विभूति नारायण भी जवाब दिए थे। चलिए भैया नाम भी ले रहे हैं, चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, नाम सबका ले रहे हैं। धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। ये धिक्कारा गया था, किसको धिक्कारा गया था? तुलसीदास को। लेकिन यह रचना किसने लिखी है? तो तुलसीदास नामक रचना लिखी गई है किसके द्वारा? निराला जी के द्वारा। तो निराला की रचना तुलसीदास की पंक्तियां हैं। जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जमाने में हम। तो हम जमाने में है, इसका मतलब निर्मला जैन की रचना है। एकदम सही बात है। चलिए, विक्रम कुमार ने डी जवाब दिया है, धीर सिंह ने निराला दिया है, श्याम सुंदर ने ए कहा है, धीर सिंह ने 2 कहा है। चलो भैया बहुत अच्छा। 61 नंबर का ठुमरी। अच्छा, अब यहां पर यह प्रश्न जो है कहा गया है मुकरियों के लिए। किसके लिए कहा गया है? मुकरी के लिए। मुकरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात रामचंद्र द्वारा नहीं कही गई है? वे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनको पहेलियां और मुकरियां, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। खुसरों में उक्त वैचित्र नहीं मिलता। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार थे। तो यहां सारी बात शुक्ल जी ने मानी है, सिर्फ एक बात नहीं मानी उन्होंने कहा कि इनमें उक्त वैचित्र नहीं मिलता। उक्त वैचित्र तो इनके ही है। अब इनकी जितनी पहेलियां हैं उसमें उक्त वैचित्र ही है। इतना चमत्कार उत्पन्न हो जाता है कि मजा आ जाता है, वही पहेली है। ठीक है, तो यहां पर फिर से विक्रम जी ने ए जवाब दिया है, धीर सिंह ने 3, विभूति नारायण ने सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विद्यापति के बारे में लिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति शैव थे। विद्यापति ने अपने समय के प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। दरअसल शुरुआत में ये संस्कृत में लिखते थे। बहुत सारी रचनाएं इनकी बंगला से भी प्रभावित हैं, क्योंकि उस समय की जो ब्रज थी वो भी बहुत कुछ बंगला से प्रभावित थी। तो बंगला वाले लोग इनको कहते थे कि ये हमारे कवि, हमारे यहाँ के हैं। तो बंगला वालों का विशेष लगाव था विद्यापति से। तो शुक्ल जी ये नहीं मानते थे, बल्कि वो कहते थे कि बंगाल के निवासी विद्यापति के प्रति विशेष आग्रह करते थे। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, चारण काल
जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है, चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। लेकिन यहां पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने कहा है, तो जिसने इतिहास ग्रंथ पहले लिखा तो ग्रियर्सन बाबू ने लिखा। धीर सिंह ने कहा, चार विक्रम ने कहा, सी अंकित यादव खरवार ने कहा, ए सुशीला देवी ने कहा, डी श्याम सुंदर ने, ए। सर आप लाइव कब आते हो भाई साहब? रात को 9 बजे। चलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? ग्रियर्सन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई न होती, बाप न होते, कर्म न होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए यहां पर ये पंक्तियां किसकी हैं बाबू? नामदेव सिंह की है, नामदेव जी की है। ठीक है, नामदेव राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग। बहुत आसान सा प्रश्न है गुरु, एकदम एकदम सही बात। धीर सिंह ने नामदेव कहा है, सुशीला देवी ने डी कहा है। यहां पर गोरख जगायो जो और भगत भगायो लोग, आप सब बताइए किसका है? कबीर का है या तुलसी का है? यहां लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तुलसीदास ने कहा है, चलिए तुलसीदास मान लेते हैं आपके अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? ये किसने कहा है? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो बाबू रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट बताइए। तो यहां पर कौन है बताओ भैया? आप लोग कमेंट में करना धीरे धीरे कर देते हो, क्या यार जैसे बुढ़ौती आ गई है, कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, हद हो गया है। धीर सिंह कह रहे हैं शुक्ल, चलिए विभूति नारायण कह रहे हैं ए, धीर सिंह कह रहे हैं मध्वाचार्य, राइट आंसर। चलिए मध्वाचार्य राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? 68 नंबर का प्रश्न है, रास पंचाध्यायी। तो भैया रास किसके यहां रचाया गया था? नंद के यहां रचाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचना रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? साहित्य सार मतिराम, रसराज भूषण, युक्त तरंगिणी, कुलपति मिश्र, काव्य विवेक, चिंतामणि त्रिपाठी। चलिए फटाफट कमेंट करिए। तो भैया रसराज कौन है? तो रसराज है मतिराम, भूषण नहीं है। रसराज कौन है? रसराज है मतिराम, तो राइट आंसर रसराज मतिराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए धीर सिंह ने सही जवाब दिया, अंकित यादव भी लगे हुए लगातार, भाई वाह बहुत अच्छा आप लोग का चल रहा है। विक्रम जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। एक ट्रिक है कि कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। अब देखते हैं गाय चराने कौन नहीं गया था, तो यहां पर हरिदास जो है वो गाय चराने नहीं गए, इसलिए राइट आंसर हरिदास हो जाएगा। तो अंकित यादव सही जवाब दे रहे हैं, सुशीला जी सही दे रही है, धीर सिंह लगातार ये लोग अच्छी स्ट्राइक कर रहे हैं, बाकी लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से केशव की रचना नहीं है, कप्रिया, रसिकप्रिया, हनुमान नाटक। देखिए हनुमान नाटक किसकी रचना है? आप लोग को फटाफट कमेंट करके जवाब देना है, हनुमान नाटक। चलिए हनुमान नाटक ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, हनुमान नाटक किसकी रचना है? चलिए नेहा राय भी आ गई है, स्वागत है। हित हरिवंश, विक्रम, अच्छा हनुमान नाटक रायमल की है, अच्छा चलिए कमेंट करके बताइएगा हनुमान नाटक किसकी रचना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें ज्ञान की प्रमुखता अर्थात संत काव्य में, तो संत काव्य में धर्मदास, गुरु नानक, नाभादास, दादू दयाल। अब फटाफट बताइए किसमें कौन नहीं है? चलिए हृदय राम की रचना है, एकदम सही बात है, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, हनुमान नाटक। चलिए नाभादास राइट आंसर हो जाएगा आपके भाई साहब, नाभादास। नाभादास यहां पर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। शगुन इसमें कौन नहीं है? तो कृष्णदास, कुंभनदास, कृपाराम और नंददास। तो भाई साहब यहां नंददास जो हैं ये और कृपाराम, इन पे शक हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि कृष्ण भक्ति के तो हैं। कृपाराम की एक रचना है हित तरंगिणी, हित तरंगिणी वाले ये रचनाकार जो है रीतिकाल के, तो इनको कृपाराम को यहां से हम अलग कर देंगे। ठीक है, अनिल जी आ गए हैं, स्वागत है। सुशीला ने सही जवाब दिया है, धीर सिंह भी लगातार स्ट्राइक पे रुके हुए हैं। चलिए बढ़िया स्ट्राइक रेट है आप लोग का। निम्नलिखित में कौन सी रचना
अष्टायाम देव की नहीं है, मिस्टेक करके हमको भी भुलवा दे रहे हैं ये लोग। टाइपिंग इतनी खतरनाक आज हुई है ना हमारे यहाँ कि मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूं। लिखा हुआ देव का देवी लिखा हुआ है, तो मैं परेशान हो गया कि यार ये कौन से नए रचनाकार आ गए। यहाँ निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है? अष्टायाम, श्रृंगार निर्णय, प्रेम तरंग और भाव विलास। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी रचना देव की नहीं है। तो भैया जो निर्णय करते हैं श्रृंगार का वो है मतिराम। कौन है? मतिराम। ये क्या करते हैं? श्रृंगार का निर्णय करते हैं। सही बात है? नहीं। चलिए बताइए श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? श्रृंगार का निर्णय कौन करेगा? श्रृंगार का निर्णय कौन करेगा? कुछ कमेंटवा करो मेरे भाई। चलिए श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? एकदम सही बात है। तो देखिए श्रृंगार का निर्णय कौन करेगा? जो भिखारी होगा। भिखारी क्या करेगा? श्रृंगार का निर्णय करेगा, अर्थात भिखारी दास इसका राइट आंसर होगा। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? तो धीर सिंह ने सही दिया, नेहा ने सही दिया और सुशीला देवी ने सही जवाब दिया। धन्यवाद आप सबका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, जिसका कोई अंग ही नहीं सबके हृदय में बस जाते हैं, वो अनंग है। मनसिज, सरसिज, मीनकेत। बताइए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। चलिए देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। सरसिज एकदम सही बात है। ये कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का। बाकी सब कामदेव के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है? मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, परिमल और एकांत संगीत। चलिए नेहा राय बी जवाब दे रही हैं, नेहा द्विवेदी बी कह रही हैं, सुशीला देवी डी सी कह रही हैं और देवांश फन परिमल। बहुत अच्छा। परिमल जो है किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। राइट आंसर परिमल है, लेकिन परिमल किसकी रचना है? परिमल निराला की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? झूठ, सीधा साधा, धंधा और कनिष्ठ। निराला की है, एकदम सही बात है। सही जवाब दिया किसने? सुशीला ने दिया है, धर्मेंद्र ने दिया है, विक्रम ने दिया है, नेहा ने दिया है, अर्चना ने दिया है और सुषमा ने दिया है। वेरी गुड। चलिए अब बताइए, सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा होता है, तो यहां पर ये हो गया। अगला प्रश्न है, आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? आंख नीची होना। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए। तो दरअसल यहां क्या होता है, लज्जित जब व्यक्ति होता है तो आंख नीची कर लेता है, तो 78 का डी सही होगा। सूरत सिंगार की उजारी छवि आठी भांति दीठी लालसा के लोयनिन लैले अजिहो रति रसना सवाद पामड़े पुनितिकारी पाए चूमी चूमी के कपोल निसु मांझी हैं। भाई रीतिकाल में 2-3 लोग तो हुए हैं जो प्रेम को, और प्रेम में भी मतलब वो विरह वाला प्रेम, एक घनानंद हुए हैं और एक बोधा हुए हैं। बड़ा कंफ्यूजन इनमें रहता है। घनानंद और बोधा में हमेशा बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज बाजी किसने मारी है? घनानंद ने मारी है। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? घनानंद का हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला, तो हम लोग अक्सर ही कहते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कष्ट पर कष्ट आना, ये राइट आंसर हो गया। तो भैया ये आपका आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो भाई ये जो है, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि कट ऑफ कितने पे बन रही है? 130 पे बनेगी, 150 पे बनेगी? कट ऑफ कितने पे बनेगी? कितने लोग पेपर दिए फटाफट बताइए। कितने लोग पेपर दिए हैं बता दें, तो कल इसका कट ऑफ जिससे हम जारी कर दें।
फटाफट बता दें आप सब, कट ऑफ कितने पे बनेगा? एक बार लाइक तो कर दो भाई जितने लोग हो। चलिए 130 पे कट ऑफ बनेगा, 120 पे बनेगा? मैंने पेपर नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं है, किसी ने दिया होगा भाई। इतना अच्छा पेपर था, इतना अच्छा मौका था, हिंदी का पेपर आसान भी था ना, तो आप लोगों को तो पेपर देना चाहिए था। चलिए तो बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही किया, जिसने भी पेपर दिया था वो फटाफट कमेंट करके बता दें कि उनके कितने प्रश्न सही हैं। वो कमेंट करके बता दें कि उनके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए नेहा जी ने दिया है, फटाफट बताइए। देखिए यहां जो कट ऑफ बन रही है, पेपर तो एवरेज था, मतलब 80 प्रश्न हमने अगर सॉल्व किए तो उन 80 प्रश्नों में हिंदी वाले जो प्रश्न थे, हिंदी वाले प्रश्न में 7 प्रश्न कठिन आए थे, मतलब 7 प्रश्न जो थे स्तरीय थे, 7 प्रश्न हिंदी के स्तरीय थे। अब जो इसमें सीडीपी के प्रश्न आए हैं और जो एनईपी के प्रश्न आए हैं, उसमें से भी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कुछ आयोग के आंसर की आने पर ही क्लियर होंगे। तो सीडीपी और एनईपी का क्वेश्चन मैंने इसीलिए छोड़ दिया है। सीडीपी और एनईपी का क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, तब उसका आंसर आएगा। उसको किताब में आप भाई कहीं खोजना पड़ेगा सारे एक्यूरेट आंसर के लिए। 100% आंसर मुझे भी एनईपी और सीडीपी के नहीं आते, बहुत दिन पढ़ा हुआ हो गया है, तो एक बार उसको देख लूंगा तब। हिंदी तो आप खड़े खड़े सॉल्व करवा सकते हैं बिना किसी सहायता के, लेकिन एनईपी और सीडीपी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसीलिए सीडीपी और एनईपी का क्वेश्चन कल देखूंगा, कल सॉल्व कराऊंगा, और इसके साथ साथ आपको कट ऑफ भी कल ही बताऊंगा कल के वीडियो में कि कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, यहां पर कट ऑफ आपको बता दूं कि लगभग 85 से 95 के बीच रहने वाली है। अभी मेरा एक अनुमान है, मतलब 100% कट ऑफ के विषय में नहीं बता रहा हूं, मतलब सामान्य कैटेगरी के लिए 85 टू 95 रहने वाली है। कल इस पर मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और एक एनालिसिस के साथ बनाऊंगा, क्योंकि ये कोई एनालिसिस नहीं है, एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन के साथ मैं बता दे रहा हूं कि लगभग 85 से 95 या बहुत जाएगी मेरिट तो 100 से अधिक नहीं जाएगी, तो 85 से 95 के बीच में रह सकती है। लेकिन कल इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ पर, और सीडीपी और एनईपी को भी सॉल्व कराऊंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के सभी विषयों में प्रवेश लीजिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के नए बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिसमस के दौर से और नए साल पे, तो उसमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं। ईएमआरएस टीजीटी की 10 टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं, 10 टेस्ट चाहते हैं जो कि हिंदी के लिए है, अगर आप 10 टेस्ट चाहते हैं हिंदी का, ईएमआरएस का, तो आप लोग कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। तो 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।